जी अस्सलाम वालेकुम। ACCA F8 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। अच्छा, आज का लेक्चर जो है ये बेसिकली ओरिएंटेशन लेक्चर होगा। इसमें हम कुछ सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, सब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का ही आगाज़ आज से ही कर देंगे। जो ऑडिट के बेसिक कंसेप्ट समझे जाते हैं, फंडामेंटल है इनको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चीज़ें, ओरिएंटेशन में इंस्ट्रक्टर। ओरिएंटेशन, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान का फेलो मेंबर हूँ। तकरीबन 16 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 16 ईयर्स का है। मैंने 2008 में क्वालिफाई किया था और 2009 में फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया मैंने। 2009 से आज तक फुल टाइम बेसिस के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, लेकिन जो ऑडिट का सब्जेक्ट है ये वो वाही सब्जेक्ट है जो मैंने अपने पहले बैच से लेके आज तक कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि इस लेवल पे, बल्कि जो ICAP में फाउंडेशन, ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल है, इसके साथ साथ जो फाइनल लेवल है इसमें भी, जिसे CFAP हम बोलते हैं, इसमें भी इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ। जो ACCA का सब्जेक्ट है इसमें एडवांस कंसेप्ट्स नहीं है। इसमें आप देखेंगे वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स ज़्यादा है, कंसेप्ट्स की तादाद ज़्यादा है, लेकिन जो डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट्स हैं वो कम है। यानी उसने बेसिक लेवल के ऊपर या इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर टेस्टिंग का लेवल रखा हुआ है। चीज़ें आपको बहुत सी सीखने को मिलेंगी, लेकिन जो सीखने का लेवल होगा वो होगा एवरेज लेवल। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा था। बाकी जाहिर है इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं ग्रिप मेरी कितनी है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, किस तरीके से लेके चलता हूँ, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे चलता जाएगा आपको ये बातें पता चलती जाएगी। सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट को सीखने लगते हैं ना, तो सबसे पहले उसका मिजाज समझना ज़रूरी होता है कि इस सब्जेक्ट का मिजाज क्या है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़्यादा अहम है। ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या किया जाता है? वेरिफिकेशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन की जाती है। चाहिए जो सब्जेक्ट है ये मोस्ट प्रोबेबली आप स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, क्योंकि इससे पहले आपने फाउंडेशन लेवल पे जो सब्जेक्ट्स दूसरे पढ़े हैं उनमें अकाउंटिंग के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, दूसरे कंसेप्ट, दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी किया होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑडिट आके कंसेप्ट्स आपके लिए नए होंगे। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें इंट्रोडक्टरी कुछ चीज़ें डिस्कस होती ज़रूर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स जो आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे वो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट का मिजाज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसको हम अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, इस सब्जेक्ट को अकाउंटिंग जो है उसमें क्या करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक सेंटेंस में बताइए, कम से कम अल्फाज में बताइए अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे सर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। शाबाश, तो लिख लीजिए, पहला कंसेप्ट लिख लीजिए, अकाउंटिंग इज इक्वल टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। यह है अकाउंटिंग। अच्छा, तो फिर इसके बाद ऑडिट को अगर हम कहें ऑडिट क्या है, तो ऑडिट सिंपल, ऑडिट इज इक्वल टू वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑडिट इज इक्वल टू वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अकाउंट ऑडिटर्स के बारे में दो बातें, दो मुहावरे बोले जाते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इन दो मुहावरों की भी समझ आ जाएगी। पहला मुहावरा क्या कहा जाता है? कहा जाता है ऑडिटर के बारे में, ऑडिटर इंक्लूड्स अकाउंटेंट। ऑडिटर, अकाउंटेंट के लिए ऑडिटर होना जरूरी नहीं है, ऑडिटर के लिए अकाउंटेंट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब तक किसी चीज को सीख नहीं लेते आप उस चीज को वेरीफाई कर ही नहीं सकते। वेरीफाई करने के लिए कि कोई चीज ठीक है कि नहीं, बिल्कुल उसको सीखना जरूरी है। ठीक है, और एक और ऑडिट के बारे में चीज बोली जाती है कि जहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है वहां से ऑडिट शुरू होता है। ये आपको पता चल गया होगा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी, वेरिफिकेशन जाहिर है कॉमन सेंस की बात है, उसके बाद ही होगी। ठीक है, तो ये है ऑडिट। क्या है ऑडिट? है वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, थोड़ा सा अब ये कंसेप्ट हालांकि यहीं पे है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता जो फ्यूचर के कंसेप्ट है साथ साथ बिल्ड करना चाहता हूं। इसको आइए इस स्टेटमेंट को चैलेंज करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं ऐसा। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे पहली चीज बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बोलते हैं
तो इसमें कितनी स्टेटमेंट शामिल होती हैं, कितनी चीजें? 5। शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, उनकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है कंट्री टू कंट्री, लेकिन नॉर्मली हम उन्हें क्या कहते हैं, क्या क्या 5 हैं? वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको बाज़ औक़ात बैलेंस शीट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स। बेहतरीन, शाबाश शाबाश। ये 5 चीजें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है अकाउंटेंट ने ये 5 चीजें प्रिपेयर करनी है, हमने एज ऑडिटर, याद रखें हम इस पूरे सब्जेक्ट में हमेशा ऑडिटर होंगे, हमने इनको वेरीफाई करना है। चलिए, मैं आपसे अभी सिखाया कुछ भी नहीं, मैं ये देखता हूँ। देखें, हम में से आपको शायद ये बात सुन के हैरानगी होगी, आप अपनी लाइफ में ऑडिट करते रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम अपनी रूटीन लाइफ में कर रहे होते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि ये हम ये ऑडिट कर रहे हैं, या ये चीज जो है इसे टेक्निकली ये बोला जाता है। जैसे फर्ज कीजिए आपने घर वालों से कहा कि मुझे कॉलेज की फीस सबमिट करवानी है, मुझे 30,000 रुपीज़ दीजिए। घर वालों ने 30,000 रुपीज़ आपको दी है, आपने कॉलेज की फीस जमा करवाई। बाज़ कहता है बड़ा भाई बोलता है, बड़ा भाई पूछता है, हाँ भाई फीस जमा करवा के? बिल्कुल करवा के। अच्छा 25 जमा करवाइए ना, 5 खुद रखिए। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये 30,000 कॉलेज की स्लिप, आप स्लिप, डिपॉजिट स्लिप दिखा देते हो। अब ये जब भाई ने देखा, उसको तसल्ली हो जाता है, हाँ वाकई 30,000 ही पे करवाया। ये भाई ने क्या किया भला? ऑडिट किया। शाबाश। ऑडिट का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना। शाबाश, ठीक है जी। आप दोस्तों में बैठते हैं, 4-5 दोस्त इकट्ठे खाना खाने के लिए गए, रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद बिल आया। क्या आप बिल को कैलकुलेट किए बगैर, ये देखे बगैर के जो चीजें बिल में मौजूद है हमने वो वाकई एक्चुअली ऑर्डर की थी कि नहीं की, क्या चेक करके, टोटल वगैरह चेक करके बिल पे करते हैं कि चेक किए बगैर? चेक। ये है ऑडिट, यही ऑडिट, ये आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, आप इसे के हाँ ऑडिट ऑफ बिल कह लें इसको, ठीक है। तो यहां पे हम क्या सीखेंगे? यही टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ चीजों को वेरीफाई करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स है कि कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। यही है ऑडिट, यही है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्ज कीजिए, आपका थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल की एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो बिल्डिंग है इसका रेंट, मैक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्ज कीजिए आपके सामने रखने लगा, स्टेटमेंट बोलने लगा, आपने मुझे बताना है इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप एज ऑडिटर। मैं ये कहता हूँ ये जो बिल्डिंग है इसका रेंट है फर्ज कीजिए 500,000 रुपीज पर मंथ। बताइए आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? लैंडलॉर्ड से पूछेंगे या बैंक स्टेटमेंट? बेहतरीन, लैंडलॉर्ड से पूछेंगे, बैंक स्टेटमेंट में जाके देखेंगे कि क्या बाकी 5 लाख ट्रांसफर हो रहा है, और रेंट एग्रीमेंट भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड मैं ये कहता हूँ भाई ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, ये मेरी है, ये बाहर जो गाड़ी खड़ी है ये मैंने एक स्टेटमेंट बोली है, स्टेटमेंट। आप बताइए आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? हाँ शाबाश। आप कहेंगे सर वो जरा रजिस्ट्रेशन बुक तो दिखाएं, गाड़ी आपके नाम पे आके नहीं, एक्साइज के रिगार्ड्स में जाके चेक कर लेते हैं ऑफिशियली, आपके नाम पे ट्रांसफर हुआ। बेहतरीन, यही है ऑडिट। याद रखिए, हम जो ऑडिट करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जैसे दोनों में फर्क देखें, फर्क फाइनेंशियल, मैं आपसे ये कहता हूं मेरी मंथली सैलरी 1 लाख रुपया है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कैसे? इसमें एक नंबर आ रहा है, शाबाश, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट मैं ये देता हूं, फॉर एग्जांपल भाई ये जो स्टूडेंट है ना ये बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, मेहनत करता है, मेहनती स्टूडेंट है। अब ये देखें, ये एक मेहनती स्टूडेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ, ये भी एक स्टेटमेंट है। फर्क क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दूसरी नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हम एज ऑडिटर दोनों स्टेटमेंट्स ही वेरीफाई करना सीखते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा हो ही गया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निस्बत नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करना मुश्किल है। तो उसको एडवांस लेवल में, शायद उसके पैरामीटर, उसको एडवांस लेवल में हम सीखते हैं। यहाँ पे हम जो F8 में सीखेंगे वो हमारा ज्यादा फोकस जो होगा, छोटे मोटे कंसेप्ट शायद हम नॉन फाइनेंशियल के भी सीखें, लेकिन फोकस किसके ऊपर होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम वेरीफाई करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, यानी कि बाकायदा रूल्स के मुताबिक बनी होती है। तो अब आपको पहला कंसेप्ट आपने क्या सीखा? काउंटिंग और ऑडिट का फर्क। काउंटिंग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी जजमेंट क्या? अच्छा ये अब चीज सुन लीजिए, ये समझना, मैं आपको बताया मिजाज समझना बहुत, जैसे कोई लाइफ पार्टनर होता है ना, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ना उसका मिजाज समझना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी चलाते रहेंगे, ठीक है, मिजाज समझना जरूरी होता है। उसी तरह ये सब्जेक्ट जो है ना, समझ लीजिए 6 महीने के लिए आपका लाइफ पार्टनर, सॉरी 3 महीने के लिए आपका लाइफ पार्टनर है, आपके लिए इसका मिजाज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मिजाज समझ आ जाएगा ना तो आपके जो कंसेप्ट्स होंगे
वो भी आसानी से निकलते चले जाएंगे, वरना प्रॉब्लम होगी। इसका मजाक समझे, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट जब इस लेवल पे पहुंचते हैं ना, इससे पहले उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है या सबसे ज़्यादा होता है वो रिपोर्टिंग का होता है, अकाउंटिंग का होता है सबसे ज़्यादा। इसमें और इस सब्जेक्ट ऑडिट में और रिपोर्टिंग में ये हैं इंटर रिलेटेड। पहले रिपोर्टिंग फिर अब आपको समझ आएगा, पहले F7 है फिर F8 है? पहले ऑडिट बाद में रिपोर्टिंग, क्यों नहीं? क्योंकि पहले भैया सीखना है फिर वेरीफाई करना है। अच्छा, अब मिजाज सुनिए, मैं आपसे ये कहूंगा, छोटी सी एग्जांपल, ठीक है? एग्जांपल छोटी है, कंसेप्ट बड़ा है, ये असूल याद रखिएगा। आपसे मैं कहता हूं आप टेबल सुनाएं मुझे, 2 का टेबल सुनाएं, आप मुझे 2 का टेबल सुनाएंगे, ठीक है? अब आपने तो पता नहीं किस तरीके से याद किया, हमने सरकारी स्कूलों में याद किया हुआ है, वो जैसे कहते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मैं आपसे कहता हूँ 2 का टेबल सुनाएं, वालेकुम सलाम। आप क्या बताएं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इन भाईजान से कहा भाईजान आप भी 2 का टेबल सुनाएं, ये भी क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 5 कहेंगे? नहीं, 4 4 कहेंगे। अगर 5 कहेंगे तो चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 कहेंगे तो गलत। यानी आप जो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो, और ये भाई जो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो एग्जैक्टली सेम होगा। पक्की बात? ओके। दूसरा क्वेश्चन मेरा, ये वाला साइड पे, भाई ऐसे लिखे माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? लिखते तो रहेगा, स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आपने 10 सेंटेंसेस लिखे, इन्होंने भी 10 सेंटेंसेस लिखे। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके लिखे हुए 10 सेंटेंसेस और इनके लिखे सेम होंगे? कभी भी नहीं। फिर से बताइए, सुन के अच्छा लगा। कभी भी नहीं सेम होंगे। लेकिन ये भाई परेशान, ये कहते हैं सर इसने कुछ और लिखा है, मैंने कुछ और लिखा है, या तो ये गलत है या मैं गलत हूं। मैं कहूंगा नहीं भाई, आपकी ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन की नेचर ही ऐसी है, इसने मैच नहीं होना। आपके दोस्त का नाम असलम है, इसके दोस्त का नाम बकर होगा, क्या क्या इसका भी बेस्ट फ्रेंड असलम ही होगा? अब ये परेशान है यार, बेस्ट फ्रेंड तो असलम हुआ करता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, मैं अगर बकर लिखूंगा, मैं अगर वहीद लिखूंगा, वो तो गलत हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं होगा। ऑडिट सुन लीजिए, ऑडिट अकाउंटिंग नहीं है। FR में, F7 में, इससे पहले जो दूसरे सब्जेक्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, उसमें आप जो आंसर लिखते हैं ना, वो आंसर की फिगर एग्जैक्टली टीचर के आंसर के साथ मैच होनी चाहिए, करती हैं। मैच होती हैं तो सही, वरना गलत। बात का assumption की वजह से फर्क आता है, लेकिन मोटा मोटा असूल बता रहा हूं, ऐसा ही है। ऑडिट में ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ऑडिट एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जजमेंटल, थ्योरेटिकल भी नहीं बोलना, जजमेंटल सब्जेक्ट है। जजमेंटल का मतलब क्या है कि इसमें जो आप लिखेंगे आपकी जजमेंट पे बेस करता है। मैंने आपसे कहा भाई आपने जो ऐसे लिखा है ना, इसमें आपकी जजमेंट यूज हुई है, लेकिन जब मैंने आपसे कहा टेबल सुनाओ मुझे, उसमें आपकी जजमेंट यूज नहीं हुई, उसमें आपके जो रूल्स आपने सीखे हैं, जो कोई थोड़ा बहुत रटा, वो इस्तेमाल हुआ है। तो ऑडिट में जजमेंट होगी। अब वो प्रॉब्लम सुन ले जो आपको, अगर आपने इसको समझा ना ऑडिट के मिजाज को, तो तंग करेगी। वो क्या है? जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, केस स्टडी सॉल्व करवाई जाएगी, वो तो आप कर लेंगे। जब घर जाके होम असाइनमेंट दी जाएगी, आप जब उसको अटेम्प्ट करेंगे ना, वो आपके सोल्यूशन के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी। क्यों मैच नहीं करेगी? क्योंकि ये मैथ नहीं है। जब भी फर्क आए ना, आप अपने आप को समझानी है ये बात, क्या ऑडिट जजमेंटल सब्जेक्ट है, ऑडिट मैथ नहीं है। इसमें एग्जैक्ट आपका जो कंटेंट है वो सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं होगा। अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम होना चाहिए, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है? तो और बात लिख लीजिए कि क्या ऑडिट में, इन ऑडिटिंग words may be different but concept should be same. In auditing words may be different but concepts must be same. concept same है, अल्फाज फर्क भी है, आपने परेशान नहीं होना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है? तो जब कभी आप केस स्टडी करेंगे, आपका अभी बता रहा हूं, आपका सॉल्यूशन हमेशा जो जैसे सॉल्यूशन है उससे डिफरेंट होगा, अल्फाज डिफरेंट होंगे, आपके अल्फाज उस लेवल को मैच नहीं कर सकते। मैं जो देखें, मेरा अपना नॉलेज है, मेरी अपनी वोकैबुलरी है, मैं अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है,
आपका अपना है, आप मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। प्रोफेशनल ने हमने कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स भी सीखी होती हैं बड़ी, तो आप जब बस देखेंगे ना सोल्यूशन मेरा फार्स है, वैसे मैं कोशिश करूंगा मेरा सोल्यूशन इतना टेक्निकल ना हो, सिंपल ही रहे, लेकिन जब देखेंगे ना किसी भी प्रोफेशनल का, आप कहोगे बेहतरीन, कितना खूबसूरत अल्फाज सेंटेंस बनाया, मजा ही आ गया। सर इस तरह का सेंटेंस मेरे से नहीं बन पाता, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है। छोटे 5-6 साल के बच्चे से कहें कि वो एक 20 किलो वाली चीज उठा ले, नहीं उठा सकता। एक जवान बंदा उठा सकता। अब बच्चा क्या टेंशन में आ जाए, मैं तो ये उठा नहीं सकता, मैं इसका मतलब कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकूंगा, ऐसा क्या? नहीं है भाई, टाइम आएगा आप भी बन जाएंगे। आपका जो कंसेप्ट वैल्यूएशन होगी आपके लेवल के मुताबिक होगी, तो ऐसा नहीं है कि मैथ की तरह काउंटिंग की तरह आपके आंसर एग्जैक्ट मैच करें, नहीं होगा। कंसेप्ट मैच होने चाहिए, कंसेप्ट हम देखेंगे, ठीक है जी। ये नेचर समझ आ गई आपको? नेचर क्या है? जजमेंट, अनलाइक काउंटिंग। काउंटिंग की तरह नहीं है कि आंसर एग्जैक्ट मैच करेगा। आ गया प्री रेक्विजिट क्या है? अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स आपको पढ़ा होना जरूरी है, ठीक है। अगर तो F7 भी पढ़ा तो क्या ही बात है, क्या ही बात है, वो तो फिर आपके लिए काम आसान हो गया। लेकिन अगर F7 नहीं भी पढ़ा ना, साथ साथ पढ़ें, वैसे होना यही चाहिए। F7 और F8 या तो इकट्ठे पढ़ें, या F7 पहले पढ़ लें, या F7 F8 इकट्ठे पढ़ें, बेहतर ही है, ठीक है। अगर आपने F7 नहीं पढ़ा हुआ फिर भी F8 पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि आपको 10% एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, 10%, क्योंकि काउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं वो फिर हम उनके ऊपर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं ये अजम्पशन लेके चलूँगा कि हमारी क्लास में जो स्टूडेंट है उसने F7 नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ भी नहीं रहा, और अगर पढ़ा हुआ है तो भूल चुका है, इस अजम्पशन के साथ चलूँगा, ठीक है। लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि F7 नहीं पढ़ा हुआ तो F8 दे ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। क्यों? अब ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर भी। अगर तो F7 के कुछ कंसेप्ट F8 में है ज़रूर, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन वो F8 का टीचर अगर तो आपको वो F7 के कंसेप्ट, अकाउंटिंग के कंसेप्ट ऑडिट में जो इस्तेमाल, अगर ऑडिट में वो सिखा रहा है तो फिर इसका मतलब है आपकी कमी पूरी होगी। लेकिन अगर वो नहीं सिखा रहा तो फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जिस टीचर के पास जाए उनसे एक सवाल पूछ लें, ठीक है। ये सवाल नहीं पूछना आपने आइंदा, सर क्या F8 पढ़ने के लिए F7 पढ़ना ज़रूरी है? ऑडिट के टीचर से ये सवाल नहीं पूछना, बल्कि ऑडिट के टीचर क्या सवाल पूछना है, सर आप ऑडिट हमें पढ़ाएंगे, ऑडिट में जो काउंटिंग के कंसेप्ट्स है क्या आप वो भी पढ़ाएंगे? अगर टीचर का आंसर है यस, तो उसका मतलब है F8 पढ़ने के लिए F7 पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर टीचर ने कहा नो भैया, अकाउंटिंग वाले आपका काउंटिंग में ही आप करके आओ, तो फिर आपने क्या करना है, पहले F7 फिर उसके बाद है। भाई बात समझ गए? ठीक है। मैं इस असम्पशन के साथ चलूंगा कि हमारा बच्चा जो इधर बैठा हुआ है उसने F7 नहीं पढ़ा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग के कंसेप्ट में ऑडिट में जो यूज़ होते हैं पढ़ाऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन उस तरीके से पढ़ाऊंगा जो ऑडिट में टेस्टिंग है, उस तरीके से नहीं जो काउंटिंग में। छोटी सी एग्जाम्पल सुन लें, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि जब आपने रीवैल्यूएशन करनी है तो इंटायर क्लास की रीवैल्यूएशन करनी है, अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट में शामिल है। ऐसा ही है ना, रीवैल्यूएशन मॉडल आइए 16 रीवैल्यूएशन मॉडल ऑल क्लास, ठीक है। काउंटिंग में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा भाई, कुछ को अगर आपने रीवैल्यू किया, कुछ ऐसे को रीवैल्यू नहीं किया तो ये मिस स्टेटमेंट होगी, इतना ये गलत है, इतना अपना। रीवैल्यूएशन की कैलकुलेशन, उसकी एडजस्टमेंट्स, जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, डेफर टैक्स का इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें ये कैलकुलेशन वाली हैं, ये अकाउंटिंग में, ये मैं नहीं सिखाऊंगा ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट में अकाउंटिंग के कंसेप्ट सिखाने हैं मैंने, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑडिट में, यानी उन कंसेप्ट्स की बेस पे आप अकाउंटिंग का पेपर नहीं दे सकेंगे। और ये ना आप कहें सर आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आप हमें अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे तो मैं F8 के में एनरोलमेंट कराता हूँ, F7 का पेपर तो मेरा फ्री में कवर हो जाएगा, नहीं होगा, वो अलग से करना ही पड़ेगा। भाई कुछ बात समझ आई? प्री रिक्विजिट, ओके आगे चलते हैं। डिफिकल्टी लेवल का इजी नहीं, ये तो मुझे लगता है गलत लिखा है, ये तो डिफिकल्ट होना चाहिए, ऐसा है क्या? क्योंकि ये तो ऐसा है जो हम ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए पहली दफा कंसेप्ट पढ़े होंगे इसके। इजी नहीं है ये, सॉरी डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट भी नहीं लिखा, क्या लिखा है? इजी, लेकिन ये है कंडीशनल। इजी, इजी के आगे जो काम है वो दिखने में आसान है, करने में मुश्किल है। वो क्या है? 2 घंटे हर रोज पढ़ना है,
ये असूल बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस सब्जेक्ट को दिसंबर की अटेम्प्ट में पास करना है, इंशाल्लाह हर रोज़ कम से कम 2 घंटे आपने पढ़ना है। अगर 2.5 घंटे हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन चले 2 घंटे भी बढ़े, 2 घंटे भी बहुत है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, नंबर ऑफ कंसेप्ट ज़्यादा हैं, डेप्थ ऑफ कंसेप्ट कम है, ठीक, बेसिक लेवल पे वो रहता है, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी अप्रोच है। 2 घंटे डेली पढ़ना है, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, वो आप अपनी रूटीन के मुताबिक चलाएं, ठीक है। लेकिन हर रोज़ क्या करना है, 2 घंटे कंसिस्टेंसी। एक अब बात से बात निकलते, चूंकि ओरिएंटेशन है तो उसमें गपशप भी साथ साथ चलती है, ठीक है, तो गपशप भी हम थोड़ी लगाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे गपशप भी जो हमारी है वो उसमें कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिले। जज़ाकल्लाह, उसमें भी हमें सीखने को मिले। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की, रिसर्च के बाद उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट नोट कीजिएगा, 2 + 2 इज ग्रेटर देन 5। स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या, ये सुन लें, ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने बोला। उन्होंने कहा एक बच्चा जो है वो 5 घंटे कंसेक्टिव पढ़ता है, दूसरा बच्चा 2 घंटे पढ़ता है, फिर थोड़ी ब्रेक लेता है, फिर 2 घंटे पढ़ता है, किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो 2 घंटे डेली का मतलब 2 घंटे डेली। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे हफ्ते की स्टडी 14 घंटे कर लें, इतवार को कहें सर हक अदा हो गया, हक अदा नहीं होगा। हक अदा कब होगा, रोज का काम रोज पढ़ना है, ठीक है। और इसमें असल मैसेज ये है कि आखिरी महीने का इंतजार नहीं करना आपने, आज से ही समझिए कि आप फुल तैयारी कर रहे हैं, अभी जो करना है, जो आज ही करना है सो करना है। लास्ट मंथ के जो आखिरी 15 दिन हो गए ना आपकी रिवीजन और टेस्टिंग के लिए हो गए, उनमें कोई नया कंसेप्ट आपने नहीं सीखना। आखिरी 15 दिन किसके लिए रखने हैं आपने, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्टिंग के लिए। उससे पहले सारे कंसेप्ट्स आपने कंप्लीट करने होंगे। आगे चलते हैं जी। डिफिकल्ट अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं हो पाएगी, और मुझे लगता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, देख लें। अगर आप इसको कमिट करते हैं तो मैं इसको कमिट करता हूँ। पासिंग परसेंटेज क्या है, 45%, लगभग, पास्ट स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट्स पे मौजूद है, लगभग। अच्छा, 45% अच्छी है, मतलब ओवरऑल देखें ना, अगर कंपैरेटिव ना करें, एक स्टैंड अलोन फिगर के तौर पे देखें, अच्छी है। इसका मतलब है लगभग आधे बच्चे पास हो जाते हैं। और आपको पता है ये क्लास में सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, हर बच्चे के हालात भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है, कुछ मसरूफियात होती है, ज़िंदगी है, हर के लिए मुख्तलिफ है, किसी के लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल है, हर बच्चा अपने हालात में एफर्ट कर रहा होता है। तो बहरहाल ये परसेंटेज, लेकिन अगर आप इसे एफ आर के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी डाउन है। और इसकी रीज़न मैंने आपको बताया, एफ आर जो है ना, आप वो सब्जेक्ट, उससे पहले आप बाकायदा पूरे सब्जेक्ट के तौर पे 3 लेवल पे पढ़ चुके होते हैं। हाँ जी, F3 में, उससे पहले फाउंडेशन पे FA1 ऑडिट नहीं पढ़ा होता आपने। इसके कुछ कंसेप्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक सब्जेक्ट में है ज़रूर, लेकिन ऑन दी होल अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूँ ना तो आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आपके लिए सब्जेक्ट नया है, समझने में ना कुछ टाइम लगता है। शुरू के 2 हफ्ते आपको शायद प्रॉब्लम होगी, कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगी, यार ये क्या क्या कह रहे हैं सर, ये कंसेप्ट कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है। शुरू के 1.5, तो जब भी कोई नई चीज़ होती है ना, हम ड्राइविंग सीखते हैं, पहले दिन ऐसा तो नहीं ना होता ड्राइविंग में कि भाई ऐसा है कि पहले दिन हम 1 किलोमीटर के हिसाब स्पीड से सीखेंगे ड्राइविंग, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, शुरू के 8-10 दिन तो आपको पता ही चलता रहता है, यार ये किधर है, ये किधर, स्टीयरिंग किधर है, हैंड ब्रेक किधर है, ये रेस किधर है, दूसरी चीज़ पता चलती रहती है। 7-8 दिन, 4-5 दिन तो इसी में गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद समझ आती है ना जब, तो फिर आप एक 10-20 क्या 40-50 भी चले जाते हैं। तो ये एक चीज भी याद रखिएगा, हमारी लर्निंग जो है वो आगे मैंने कहीं लिखा हुआ है ए शेप्ड होगी, ये बात आपको रियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ये इमेज ना बने कि सर शुरू में स्लो करवाया है, एंड में भागम भाग करवा दिया है। लर्निंग हमेशा खास तौर पे हमारे सब्जेक्ट में होगी ए शेप, ये लगभग समझ ए बना हुआ है, ए की तरह मिलता जुलता है, ए शेप्ड है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे ये इसके 2 हिस्से किए, आप यहां पे खड़े हैं, पॉइंट ए पे पहुंचना है आपने पॉइंट सी पे, ठीक है, आपके पास पहुंचने के लिए हैं 50 दिन, 50 डेज, ए से सी।
ए से बी तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? ज़्यादा दिन लगेंगे एज कम्पेयर टू बीपीसी। शाबाश, ये सिखाना चाह रहा था। ये नहीं समझना आपने कि 25 में ये होगा 25 में ये होगा, मैथमेटिकली ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। शुरू में जब कभी आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, शुरू में आपकी लर्निंग स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। यहाँ से यहाँ तक आपको 30 डेज लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिर 20 डेज लगेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप सीख चुके होते हैं। इस फेज़ में बहुत सी चीज़ें आप इस फेज़ की भी सीख रहे होंगे, और ये चूँकि नया बेस बनाना मुश्किल होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। तो आपने इससे ये नहीं समझना कि सर शुरू में वो होता है ना 5 दिन के बाद बच्चे आ जाते सफ़े गिनने, सर ये टोटल इतने सफ़े हैं, आपने भी इतने करवाए हैं, अब ये सर हम तो स्लो जा रहे हैं, दिसंबर में नहीं हो पाएगा सर, ये लगता है हो जाएगा इंशाल्लाह, दिसंबर से पहले होगा, नवंबर में। तो ये लेकिन बात इससे ये नहीं आपने अंदाजा लगाना कि शुरू में सर ने स्पीड स्लो रखी है, एंड पे ये सारी चीज़ें प्लान्ड है आपकी, आप बेफिक्र हैं, ठीक है। आपके साथ शेयर भी करूंगा कुछ प्लानिंग, कुछ ज़ाहिर नहीं शेयर करूंगा, लेकिन ओवरऑल प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी जैसे एग्जीक्यूशन होगी आपको समझ आती जाएगी। इन शॉर्ट लर्निंग हमारी ए शेप्ड है, क्लियर जी, ठीक है। इसमें फेल होने की एक दूसरी बड़ी वजह, एक तो ये है ना कि इससे पहले आपकी कोई बेस नहीं है। हमें ऑडिट के टीचर को ना आपको ऑडिट की ABC भी सिखानी पड़ती है। जिसने FR पढ़ाना है ना, उसने काउंटिंग की ABC नहीं आपको सिखानी, समझ ना प्रॉब्लम आ रही। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को ऑडिट का क्वेश्चन करना जहर लगता है, मुझे खुद जहर लगता है, यकीन कीजिए, और ये मैं सच बता रहा हूँ। हमारा जब CA में मैंने एंटी टेस्ट होता था हमारा, तो एंटी टेस्ट में गया, उसमें मुझे ऐसे स्टूडेंट लाइफ में अकाउंटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, आपका भी गालबन ऐसे ही होगा। मैथ में मेरे पूरे नंबर लगभग आया किया करते थे, ऐसे लिखना मुझे जहर लगता है। एग्जाम में मेरा एंट्री टेस्ट है, मैंने तकरीबन कितना कोई 2 सफ़े लिखने होंगे लगभग, ऐसे होता था, 1.5 सफ़ा लिख दिया ना, टाइम था, मेरा दिल ही नहीं किया एग्जाम में बैठ के, मेरा दिल नहीं किया, मैं उधर छोड़ दिया। एक नेचर होता है, अकाउंटिंग है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, चार्टर्ड ऑडिटर नहीं, हालांकि ऑडिट भी हमारा एक अहम प्रोफेशन होता है। तो यहाँ पे ना इसमें आपको लिखना पड़ता है सेंटेंस फॉर्म। बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं, करते जरूर है, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन अकाउंटिंग वाला टीचर आपको 3 सवाल देगा ना, आपके तीनों सवाल करके आएंगे। ऑडिट वाला टीचर नोट करिएगा, 3 केस स्टडी देगा ना, एक करके आएंगे, कि सर बाकी पढ़ ली थी, सर पढ़ ली थी, बाकी पढ़ ली थी सर, समझ आ गई थी, क्या पढ़ ली थी समझ नहीं, क्या होगा, करने से आएगा ऑडिट, ठीक है। ऑडिट किससे आएगा? करने से आएगा। 10% ऑडिट आएगा आपको सुनने से, 90% ऑडिट आएगा करने से, ये ज़हन में रखिएगा। तो जो केस स्टडी आपने चाहे 100% क्लासेस ले लें, रिटर्न असाइनमेंट नहीं की ना आपने, एग्जाम में पास नहीं हो, मुश्किल है, ये तो नहीं कहता मैं, दावा तो नहीं करता मैं, लेकिन पास होना मुश्किल है। नॉलेज आपके पास, आपको फील क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो क्लासेस सारी लेते हैं, कंसेप्ट को समझ भी जाते हैं, लेकिन रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम में जाते हैं, कहते हैं सर पता चल रहा था क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या है ये भी पता चल रहा था, उसको लिखना कैसे है ये नहीं पता चला, लिखा नहीं, पता नहीं चला स्टार्ट कहां से करे सर, ये नहीं पता चल रहा। क्यों भाई, जो हाथ आपका 3 महीने नहीं चला, एग्जाम में बैठ के कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम, 2 बड़ी प्रॉब्लम है फेलियर की। एक, आपका कंसेप्ट्स आपको थोड़ी सी स्टार्ट में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स नहीं है, 0 से स्टार्ट करना हमने इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स को। और दूसरा रिटन प्रैक्टिस, तो रिटन प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। 1 घंटे, ये 2 घंटे जो मैंने आपसे कहा है ना, इसमें 1 घंटा मैंने आपका रिवीजन के लिए रखा हुआ है कि जो कुछ क्लास में पढ़ा घर जाके रिवाइज करना है, और 1 घंटा आपके लिए प्रैक्टिस का रखा हुआ है। समझ आ गई बात? ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चेक पॉइंट, आगे चलते हैं। पेपर पैटर्न क्या होगा इसमें? गुड न्यूज़ आपके लिए, गुड न्यूज़। पेपर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए 30 मार्क्स, सेक्शन बी 70 मार्क्स। भाई दोनों में फर्क क्या है? सेक्शन ए होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, समझ लीजिए 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस होंगे बड़े, ठीक है। 3 को, उनमें एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और MCQs टाइप का होगा।
टाइप्स में वेरिएशन है, लेकिन अभी मैं फिलहाल डिटेल की तरफ नहीं जा रहा, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन शार्ट पेपर के दो हिस्से हैं, एक 30 नंबर का हिस्सा 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टिक करने होंगे पूरे नंबर। इसमें 2 नंबर का एक मल्टीपल चॉइस। फॉर एग्जांपल आपने अगर इसमें से 11-12 भी कर दिए तो 22 से 26 मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं इसमें। एक रीजनेबल स्टूडेंट के 22 प्लस मार्क्स आसानी से इसमें आ सकते हैं। तो इसका मतलब है बाकी 70 मार्क्स में से आपने लगभग 30 मार्क्स लेने हैं। तो इसमें अच्छी परफॉर्मेंस, और इसके लिए ज़रूरी क्या है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सिलेक्टिव स्टडी दुनिया की कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी जो है सिलेक्टिव स्टडी नहीं करवाते, इनकरेज ही नहीं करते। तो हम भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर, हाँ ये ज़रूर होगा, ये ज़रूर होगा, हाँ ये चीज़। और वो मैं किस बेस पे डिसीजन करूंगा, जिस दिन मेरा अच्छा होगा मूड उस दिन मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा, जिस दिन अच्छा नहीं होगा मूड कम। ऐसा होगा क्या, किस बेस पे होगा? फिर बताएं, आप प्रोफेशनल बताएं किस बेस पे होना चाहिए, किस लेवल की वो टेस्टिंग कर रहा है, किस लेवल की टेस्टिंग कर रहा है, किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर में कितने कंसेप्ट हैं, ठीक। और 70 मार्क्स का होगा, उसमें 3 बड़ी केस स्टडीज आएंगी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30 मार्क्स। 70 मार्क्स वाले पोर्शन में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन रटे वाला सवाल, एक को हम कहते हैं केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। वो दोनों होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कुछ चीजें आपने याद भी करनी होगी, बाकी जजमेंटल है, केस स्टडीज भी है। लेकिन जजमेंटल पता है कौन सी है? पर्सनल जजमेंट नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट कौन सी है? जो कि सीखी सिखाई जाती है। आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से, आपको सोचना सिखाया जाएगा। आपने सीखी होगी, याद आ गया। चाय का कप आधा खाली है, लगभग आधा भरा है। वो क्लासिक एग्जांपल है, ग्लास वाली एग्जांपल। जो होता है ऑप्टिमिस्ट, वो क्या कहता है? ग्लास आधा भरा है। जो पेसिमिस्ट होता है क्या? ग्लास आधा खाली है, ठीक है। एक ही चीज के दो हाँ नजरिए। हाँ। और अकाउंटेंट क्या कहता है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, अपर साइड इज इक्वल टू लोअर साइड है। ऑडिटर क्या देखता है? ऑडिटर हमेशा याद रखे, नेगेटिव चीज के ऊपर फोकस करेगा। ये सोच ऑडिटर की, ये हर आगे कंसेप्ट आना है, उसमें आपको बताना है। नेगेटिव चीज ऑडिटर हमेशा देखेगा ग्लास आधा खाली है, ये देखेगा ग्लास आधा भरा है। आप मुझे ये बताएं, हमें एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, ऐसा ही है? ऑडिटर को नहीं रखना चाहिए। कुछ प्रोफेशन की डिमांड ऐसी होती है, वो ऐसे गंदे काम भी करने पड़ते हैं। काम तो अच्छा है, करना गंदे तरीके से पड़ा। वो कैसे भला, वो कैसे? मुझे ये बताएं, अगर एक इंस्पेक्टर है पुलिस वाला, कहीं में मर्डर हो गया, वहां पे गया, क्या वो सबके बारे में उसे अच्छा गुमान रखना चाहिए? ये तो भाई है उसका, ये तो उसका कजन है, ये तो उसका हमसा, ये तो उसका बचपन का दोस्त है, ये तो कोई मर्डर कर ही नहीं सकता। ऐसे सोचना चाहिए क्या? ऐसे सोचेगा तो मुजरिम तो अब देखे, फिर क्या सोचना चाहिए उसे? कोई भी मुजरिम हो सकता है, ऐसे इस माइंडसेट के साथ। अच्छा, एक अहम चीज, जब इस माइंडसेट के साथ काम करेगा ना, तो 9 केसेस में वो गलत साबित होगा, लेकिन 10वें केस में वो सही साबित होगा, क्योंकि हर बंदा तो मुजरिम नहीं है ना। देखिए माइंडसेट क्या है, हर बंदा मुजरिम हो सकता है, लेकिन हर बंदा मुजरिम होता तो एक ही है। लेकिन उस एक को पकड़ने के लिए माइंडसेट जरूरी है। अगर आप हर एक को क्लीन चिट देते रहेंगे ना स्टार्ट में, मुजरिम नहीं पकड़ सकेंगे। इसलिए जब आपने वेरिफिकेशन करनी है एज ऑडिटर, तो हर ट्रांजैक्शन के बारे में सोचना है, इसमें मिसस्टेटमेंट हो सकती है, निकलेगी नहीं सब में, निकलेगी 1-2 में, लेकिन जो 1-2 में मिसस्टेटमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए जरूरी है आप इस माइंडसेट के साथ सोचे। क्या? सब पे शक करो। इसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तभी ऑडिटर के जाने से हल्की में चीज होती है सब पे। हाँ ऐसा ही है, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन हर नहीं डरा होता। हमारा एक क्लाइंट था, आपके जब ट्रेनिंग में जाएंगे ना, तो आप सोच रहे होंगे, अब ये गपशप वाला शुरू हो गया सीन। आप सोच रहे होंगे कोई बड़ी कंपनी होनी चाहिए, कोई स्पायर जैसी, कोई होंडा जैसी, कोई नेस्ले, इस टाइप की कंपनी है। हम दुआ करते थे, या अल्लाह कोई थकी कंपनी में प्लानिंग हो जाए, जिसकी कोई चीज़ ठिकाने पे ना हो। क्यों भला? प्रैक्टिस भी ज़्यादा होती है, ये भी होता था असल वजह। और इससे भी बड़ी वजह जो होती थी वो ये, जब हम जाते थे ना, मतलब नेस्ले टाइप कंपनी में ऑडिट करने के लिए, उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे होते, उनका सिस्टम ठीक होता था, वो लिफ्ट ही नहीं कराते थे वो हमें। उन्हें कोई चीज़ मांगने, वो कहते हैं सर आपके साथ डेडलाइन एग्री हुई है, उस डेडलाइन पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी बस।
जब छोटे क्लाइंट पे जाते थे ना, वो उसको पता था यार हमने गड़बड़ काम ठीक नहीं किया, वो खातिर तवाज़ा ऐसी करता था। एक क्लाइंट मुझे आज तक याद है, उसमें हमारी टीम थी और क्लाइंट ने एक बंदे की ड्यूटी लगाई हुई थी, क्या ऑडिटर है ना, इसका मुंह खाली नहीं रहना चाहिए। उसकी कोई घंटे बाद चाय आ रही है, कभी दूर से कह रहा है सर कॉफ़ी, सर बेहतरीन कॉफ़ी इस इलाके की मशहूर कॉफ़ी, कभी कहा सर मौसम बड़ा अच्छा था, मैंने कहा आपके लिए समोसे लेके आऊँ, पिज़्ज़ा, पता नहीं याशी उसने कोई कराई एंड तक, काम उसने साहब का ही किया हुआ था। लेकिन हम लोग एक्सपर्ट होते हैं, हम कहते हैं ठीक है चला लेंगे काम। तो ये होता है बात बात। लेकिन बहरहाल स्केप्टिसिज्म जो है वो हमने हर जगह पे अप्लाई करना है, हर जगह पे। इवन आपके मुल्क की टॉप लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर है, वहाँ पे भी गलती हो सकती, याद रखें, हो सकती है, वाकई हो सकती है। और जो थोड़ा सा आपका क्लाइंट है उधर तो चांस ज़्यादा। बहरहाल चलिए, ये पेपर स्ट्रक्चर समझ आ गया। तो मुझे बताइए आपका जो पेपर आएगा उसमें कितने सेक्शन होंगे? 2। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन 30 मार्क्स है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा बाश। और सेकंड 70 मार्क्स का, उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के अंदर कोई पार्ट रिप्रोडक्शन का होगा, कोई पार्ट केस स्टडी का होगा। जैसे अमूमी तौर पे 3 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स रिप्रोडक्शन के होंगे, 1 पार्ट डिटेल केस स्टडी का होगा। ठीक है, और ओवरऑल इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया, ये लेंथी है लेकिन कंसेप्ट्स इजी लेवल पे है। डन जी, आगे चलते हैं। कुछ क्विक सजेशंस आप लोगों को दे रहा हूं, जल्दी से। चीजें आपको पता है लेकिन फिर भी बताना जरूरी होता है। कुछ सजेशंस फिजिकल और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं, कुछ सिर्फ फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, आप मुझे याद करवाइएगा, आप लोगों को ऑनलाइन वाली फैसिलिटीज भी देनी है सारी, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल की भी सारी फैसिलिटीज हैं। यानी आपको एक ही पैकेज में समझे दोनों चीजें जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली हर ऑनलाइन वाला स्टूडेंट जो मुझे देख रहा है, आपके लिए भी ये सेशन है और आप लोगों के लिए भी, हर रोज 2 घंटे पढ़ना। ठीक है, खास तौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बाज़ का प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ऐसी होती हैं और बाज़ का कुछ आदत थोड़ा ऐसी होती है। पढ़ाई के दौरान में मोबाइल फ़ोन ऑफ। मोबाइल फ़ोन लिख ले, एक और बात लिखें, मोबाइल इज मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया देखें आप, एक होता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व आपको पता है क्या है? आपने अक्सर देखा काउंटिंग का क्वेश्चन करें ना, सही हो जाए तो आप कहते हैं दूसरा क्वेश्चन करने को ऑटोमेटिकली दिल करता है, ऐसा ही है। बल्कि दूसरा अच्छा, और आपने एक चीज और नोट की होगी, पहला क्वेश्चन अगर फर्ज कीजिए आधे घंटे में हो ना, दूसरा क्वेश्चन 25 मिनट में हो जाता है। क्यों होता है भला? लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व सेट होता है। आपने काम करना है, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आप बैठे जो पुरसकून हो, जैसे लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी। दूसरा, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे जहाँ पे थोड़ा सा शोर हो। ठीक है, किसी ऐसी जगह बैठ गए, ड्राइंग रूम जो कि सड़क के करीब है, थोड़ी कैफे वगैरह, थोड़ी कुछ आवाज़ें आ रही हैं। आपका लर्निंग का जो स्पीड है, जो फेज है, वो दोनों में डिफरेंट होगा। कैफे वगैरह में या बिजी रोड के करीब अगर आप पढ़ते हैं तो बार बार डिस्ट्रैक्शन आती है, आपको ना चाहते हुए भी आपकी तवज्जो डाइवर्ट होती है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ डाइवर्टिव आपके मोबाइल। जब आप 10-15 मिनट में आपका लर्निंग कर्व बन जाता है ना, उसके बाद आप कहते हैं थोड़ी सी मैं बस देख लूँ कोई मैसेज आया कि नहीं आया, उस 1 सेकेंड के डाइवर्जन की वजह से आप पीछे चले जाते हैं। तो जो आपका स्टडीज का टाइम होगा, हमेशा ये याद रखिए सूल, उसमें आपने मोबाइल को इस्तेमाल, बाद में सारी रात इस्तेमाल करें, मुझे कोई इतराज नहीं है, कोई इतराज नहीं, लेकिन जो 2 घंटे ऑडिट के हैं ना, इसमें आपने मोबाइल को साइलेंट करना है और बैग में डालना है। कीप मी आउट ऐप मैंने डाउनलोड की। हाँ जी, नहीं खोलने देता। खबर ठीक है, सही है। ठीक है, मोबाइल 2 घंटे के दरमियान में मोबाइल को देखना भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अक्सर एडवाइस करता हूं कि ऑनलाइन लेक्चर लैपटॉप पे ले, मोबाइल पे ना ले। मोबाइल में थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, तो वैसे डाइवर्शन पता नहीं चलता, बंदा किधर पहुंच जाता है। ऐसा ही होता है ना, सोशल मीडिया पे जाए, फेसबुक ओपन करें, आधे घंटे बाद बंदा कहता है अपने आप से सवाल पूछें, आधे घंटे में क्या किया? कुछ भी नहीं किया होता, बस क्लिक किया। ये बहुत अहम चीज़ थी, इसलिए स्टडी, हाँ ये मेरी रिकमेंडेशन है, लाजमी नहीं है, हर बंदे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मेरे साथ ये होता था कि मॉर्निंग के टाइम में फ्रेश होता था,
तो ये जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है मॉर्निंग में बड़े अच्छे से समझ आता है। डे एंड तक ना एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं हम काम करके, उसमें न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स तो हो जाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ये जजमेंटल है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, और जो आपकी थॉट होती है ना वो मॉर्निंग में बड़ी फ्रेश होती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, लाजमी नहीं है, जैसे आपकी मर्जी वैसे रिकमेंड करता हूँ कि इसको पढ़ें, मॉर्निंग टाइम को एलोकेट कर लें, सुबह उठे नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद फारग है बैठ के 2 घंटे में निपटाएं सुबह सुबह। सिलेक्टिव स्टडी हमने नहीं करनी, ठीक है, ना मैं करवाऊंगा ना आपने करवाऊँ। वीकली क्या, हमारे तो वीकली से भी जल्दी हुआ करेंगे, क्यों, हमारे अभी सिलेबस आपके सामने रखूंगा, दिखाऊंगा उस वक्त। टेस्ट आपने लाजमी देने हैं, ठीक है। टीचिंग 1 वे नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन है। मैं आपको लेक्चर दे दिया 1 वे है, भाई मुझे कैसे पता चला, भाई अभी तक सारी समझ आ रही है आपको? हाँ, हमेशा आप यही कहेंगे, इस सवाल का जवाब हमेशा ये होता है, जी सर आ रही है। साल बाद कोई स्टूडेंट ऐसा मिलता है जो कहे नहीं सर नहीं समझ आई, ठीक है बात। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं ऑडिटर हूं ना, मैंने आपकी स्टेटमेंट पे तो बार करना ही नहीं, मेरे को तो एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा? वो टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उससे पता चलेगा। और जो आपके टेस्ट होंगे मुझे बताइए एग्जाम स्टाइल में होने चाहिए कि किसी और स्टाइल में? 2 स्टाइल है, एक मैनुअल, पेन पकड़ा जैसे आप नोट्स बना रहे हैं वैसे सवाल अटेम्प्ट किए, एक स्टाइल ही है, एक स्टाइल है टाइपिंग की, ठीक है, समझ गया, क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट देने हैं और एग्जाम स्टाइल में देने हैं। हर संडे को कोशिश करनी है आपने रिवीजन करें, एक दिन ऐसा ज़रूर रखें जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बल्कि पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहें, ताकि आखिरी जब हमारे 15 दिन आएंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके कम से कम कोई पेंडिंग चीज़ें ना हो, साथ साथ पक्की हो। ऑनलाइन ये होगी 10 फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए है, रेगुलर और पंक्चुअल होना है, ठीक है जी। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रेगुलर, चाहे मेरी टाइम पे आ गई तो मैं रेगुलर हूँ, वरना चाहे कि बगैर लेक्चर थोड़ा मुश्किल होता है, 5-7 मिनट लेकिन मैं कोशिश करूँगा 5-7 मिनट का भी डिले ना हो। क्लास में अटेंटिव रहना है, वो आप माशाल्लाह है, क्वेश्चन करते रहने हैं, दरमियान में जहाँ जहाँ मैं ब्रेक लगा के पूछता रहूँ ना तो आपने क्वेश्चन करते रहने। आपको पता है ज़िंदगी में सीखने का, हर इंसान सीखता रहता है, आप भी बहुत सी चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, हम घर में भी सीख रहे होते हैं, जब छोटे थे तो बड़ों से सीखते थे कैसे बिहेव करना, उठना बैठना चलना फिर वगैरह वगैरह। सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे इफ़ेक्टिव, बेहतरीन नहीं कहना चाहिए इफ़ेक्टिव, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका सीखने का पता है क्या है? गलती करना, गलती करना। गलती करने से जो लर्निंग मिलती है वो सारी उम्र नहीं भूलती। मुझे आज तक याद है मैंने ICOM पार्ट 2 किया था, उसमें मैथ का क्वेश्चन था, मुझे, अच्छा यकीन कीजिए मुझे सब्जेक्ट्स के नाम नहीं याद, ICOM में क्या, मुझे अपने टोटल मार्क्स नहीं याद, मुझे टीचर्स के नाम नहीं याद, एक आधे टीचर्स के अलावा, लेकिन मुझे ये याद है मैथ का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन था, सम ऑफ 2 डिजिट इज दिस, सम ऑफ 3 डिजिट इज दिस, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन होता है, कंसेक्टिव डिजिट, फाइंड आउट डिजिट्स, इस तरह का उसको करते थे x + x + 1 + x + 2 ऐसे। मैंने पढ़ा लिखा हुआ है सम ऑफ 2 डिजिट, लिखा 3 था, मुझे लगा 2 लिखा, 2 के मुताबिक, हालांकि जो उसको 2 आता है उसको 3 भी आता है, सिर्फ x + 1 x + 2 करना। मुझे नंबर कटे 50 में से 44 मार्क्स, 6 नंबर इस क्वेश्चन के कटे थे, मुझे आज तक याद है। और जब मुझे बाहर आके पता चला ना, मेरा दिल किया कि मैं सुसाइड कर लूँ, इतना आसान, उस वक्त कितनी फीलिंग, ऐसी मेहनत की होती है, इस तरह की गलती हो जाए, ये जो याद होता है, ठीक, गलती मुझे आज तक याद है, क्यों, मैंने गलती की। तो गलती करने में, गलती करना बुरी बात नहीं है, ये याद रख, जानबूझ के नहीं करनी चाहिए, जानबूझ के नहीं करनी चाहिए, वरना गलती हो जाए बुरी बात नहीं है, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इसमें बाज़ का नुकसान हो जाता है। जो दूसरा इफेक्टिव तरीका है सीखने का वो क्या है, दूसरों ने जो गलतियां की है ना उनसे सीखे, और जो आपका उस्ताद होता है ना वो अपनी गलतियों से या जो दूसरे स्टूडेंट ने की होती है गलती आपके सामने रखता है, उससे हमने सीखना है, ठीक है जी। आपको पता है आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ रिसोर्सेज है, हाँ ACCA में, बिल्कुल, उसमें पास्ट पेपर हैं, सोल्यूशन है, उसमें कुछ पेपर चेकर के कमेंट्स होते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स कि क्या क्या गलतियाँ की, वो ज़रूर पढ़ा करें, वो गलतियाँ होती हैं जो आपके सीनियर ने की हैं, आपने उनको अवॉइड करना है। तो दूसरा तरीका है क्वेश्चन पूछना है, या तो खुद गलती करके सीख ले, या आप अगर चाहते हैं खुद गलती करके ना सीखे तो क्वेश्चन करने, क्वेश्चनिंग करना गुड थिंग है या बैड थिंग है? गुड थिंग, ठीक है। बाज़ औक़ात मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा डिटेल में, बाज़ औक़ात ब्रीफली करूँगा, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन की नेचर के ऊपर, क्योंकि चलते चलते बाज़ औक़ात एडवांस का कोई कंसेप्ट जो है ना उससे रिलेटेड सवाल आपके जहन में आ जाता है।
उसको ज़रा मैंने बाद में बताना है। सेलेक्ट हॉस्टल, ये उन बच्चों के लिए होता है जो हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल सिलेक्शन भी ध्यान से करनी चाहिए अगर आप फिजिकल स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन है? सबसे मोबाइल ऑनलाइन के लिए आपने मोबाइल इस्तेमाल ना करें, लैपटॉप यूज़ कीजिए, कंप्यूटर यूज़ कीजिए। स्क्रीन भी बड़ी होती है। टीवी पे मूवी देखने का मज़ा आता है कि सिनेमा स्क्रीन? क्यों भला? वाइड बड़ी स्क्रीन। तो खुद बताया लेक्चर देखने का मज़ा कहाँ आएगा? तो मूवी देखनी है तो सिनेमा स्क्रीन बेहतर है, और लेक्चर देखना है तो मोबाइल से भी काम चल जाएगा। नहीं चलता। लैपटॉप, ठीक है। लेक्चर डेली लेना है और रेगुलर स्पीड पे लेना है। ये नहीं कि सर तो बहुत स्लो पढ़ाते हैं, सर मैं ज़रा स्पीड डबल कर लेता हूँ जल्दी निबट जाएगा। नहीं यार, मूवी कभी देखी है आपने ये डबल स्पीड के ऊपर? नहीं मज़ा आता। बोल तो देखी नहीं होगी, नहीं मज़ा आता। 1.5 में भी नहीं मज़ा आता। ऐसे है ना। तो इसीलिए आपने लेक्चर ऑनलाइन में स्टूडेंट्स ने रेगुलर, आपकी तो मजबूरी है, आप तो स्पीड बढ़ा नहीं सकते मेरी, है कोई बटन ही नहीं ऐसा, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? लेक्चर्स अवेलेबल होंगे पहले दिन से लेके आखिरी दिन। आज का लेक्चर आपके पास एग्जाम डे तक अवेलेबल होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी है आपके लिए। सारे लेक्चर्स आपके पास एग्जाम डे तक अवेलेबल होंगे। जब चाहे जो चाहे लेक्चर जितनी दफ़ा चाहे देखें सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी को मिस यूज़ नहीं करना। मतलब मिस यूज़ करने का मतलब क्या है? अब लेक्चर आ तो गया है, एग्जाम डे तक रहेगा, मैं कल सुबह देख लूँगा। सुबह देखा नहीं मूड, नींद आई हुई है, मैं ज़रा सोचा दोपहर को देखूँगा। दोपहर को नहीं, कुछ गेस्ट आ गए हैं तो मैं ऐसा करता हूँ रात में देखूँ, ऐसे। हाँ, एतवार को एक साथ चलते 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 चलते। ये है फ्लेक्सिबिलिटी का मिस। यह नहीं करना। रोज़ का रोज़ कुछ भी हो जाए। जैसे फिजिकल वाले स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों को टेंशन होती है भाई क्लास में ना पहुंचे और सर ने निपटा देना पड़ा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लेक्चर करवा देना है क्लास में, चाहे कोई स्टूडेंट ना हो, लेक्चर मैंने करवा देना। भाई मेरी डेडलाइन है, मैं कितना को आगे लेके जाऊँगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेक्चर मैंने करवा देना। तो इसीलिए कोशिश करनी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने डेली लेक्चर ले, नागा ना करें। कोर्स कवरेज ये मैंने आपको बता दिया। लर्निंग ए शेप्ड होगी। लेक्चर की तकरीबन 21 नवंबर का टारगेट हमने रखा है। 21 नवंबर तक ये आपका गालबन 1 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो 21 नवंबर तक 10 दिन आपके पास होंगे। उससे पहले भी 21 नवंबर से पहले भी कुछ हम टेस्ट वगैरह रखेंगे उसके लिए 3-4 दिन। तो लेकिन बहरहाल 21 नवंबर आपकी डेडलाइन ये आपने नोट कर लेनी है। 10 दिन आपके पास होंगे रिवीजन के लिए, टेस्टिंग के लिए। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि 21 नवंबर से पहले आपकी रिवीजन और टेस्टिंग भी करवा दें, ताकि इसमें आप कंफर्टेबल फेज में हो। नंबर ऑफ आवर्स होंगे 75, लेक्चर्स होंगे 50। फ़र्क क्यों है? एक लेक्चर 1.5 घंटे का होगा लगभग, ठीक है। लेकिन ये बहरहाल प्लानिंग है, इसमें हो सकता है कुछ वेरिएशन आ जाए, ऊंच नीच हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी नहीं, टीचर जजमेंट है ना, कभी नहीं, मूड थका होता है, तबीयत ख़राब होती है, बंदा कहते हैं चलो 1 घंटे में निपटा दो। कभी ऐसा भी होगा। कभी ऐसा होगा कि केस स्टडी खुल गई, अब आपके क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, तो लेक्चर 2 घंटे में भी चला जाएगा। वो ऊंच नीच होगी, लेकिन प्लान ये है, ठीक है जी। स्टडी मटेरियल कौन सा होगा? 2 स्टडी मटेरियल, ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर नोट्स। आज तो ओरिएंटेशन क्लास है ना, ठीक है। इसमें तो यही नोट्स है, जो लिखा हुआ है यही नोट्स है। टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है वो कल से होंगे। कल आपको इंशाल्लाह नोट्स मिल जाएंगे। आपने वो पढ़ने हैं, वो याद करना है, जो जो उस्ताद ने कहना है आपने वही करना है, ठीक है। लेकिन अब आपके अंदर के ऑडिटर ने एक आवाज़ लगाई, उसने कहा ओए उस्ताद के ऊपर इतना एतबार करना तो सही नहीं है, किसी पे भी एतबार नहीं करना चाहिए। तो मैं चेक कर लूं कि क्या सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, ऐसा ही है। तो क्या करना है? दूसरा सोर्स आपने उसके साथ कंपैरिजन करना है। वो क्या है? आपका स्टडी हब, ठीक है। पहले आज से तकरीबन लगभग 1 साल पहले तक कुछ और रिसोर्सेज भी होते थे, ठीक है। वो जाहिर है रजिस्टर्ड पब्लिशर्स होते थे ACCA के साथ, कैप्लान BBB वगैरह उनकी बुक्स होती थी। उसके अलावा पुराने और भी होते थे। GTG होता, GTG का नाम नहीं सुना होगा आपने, GTG होता था, फिर 1-2 और भी होते थे। तो लेकिन अब BBB और कैप्लान यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके टीचर्स यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं वो, लेकिन सिर्फ इसलिए मैच करने के लिए। अच्छा कोई चीज़ रह गई, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी किया जा सकता है, ताकि आप लोगों को वो प्रैक्टिस बता दी जाए। आपके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने हरगिज़ कैप्लान को हाथ नहीं लगाना, BBB को हाथ नहीं लगाना, नोट्स दबा के उसको तैयार करने।
हाँ, ये देखने के लिए कि सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या नोट्स हमें इस काबिल बना रहे हैं कि नहीं एग्जाम का क्वेश्चन कर लें, ये एक बड़ा, ये आपने टेस्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, स्टडी हब से जाके आपने वो रीडिंग करते रहनी है। मैं नोट्स में रेफरेंस देता रहूँगा आपको कि ये स्टडी हब में ये कंसेप्ट इस जगह पे लिखा है स्टडी हब में। अब ये स्टडी हब में जो बुक है, ये बेसिकली बुक ही है। स्टडी हब क्या है, और ये बुक है सॉफ्ट फॉर्म में। स्टडी हब क्या है, सब्जेक्ट की बुक है सॉफ्ट फॉर्म में, जो उन्होंने कंसेप्ट अलग अलग किए हुए हैं। ये अभी आपके सामने शेयर करते हैं, अभी आपके सामने शेयर करते हैं। ये ले, इधर आगे हम यहाँ पे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में माई क्वालिफिकेशन, नीचे माई क्वालिफिकेशन के नीचे आया स्टडी हब। स्टडी हब पे गए, कुछ थोड़ी देर इंतज़ार किया। भाई मेरा चार्जर नीचे रह गया, चले अभी है टाइम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल पड़ो भाई, स्टडी हब आ गया। हाँ, यहाँ पे स्टडी कर लिया, स्टडी पे क्लिक किया, फिर कुछ देर इंतज़ार किया। गुस्सा नहीं करना, ठीक है, इंटरनेट है ना, स्पीड ऊंच नीच होती रहती है। ये है आपकी बुक, ठीक है जी। कितने चैप्टर, इतने चैप्टर, 31 चैप्टर। भाई साहब किताब लगाता हूँ, 31 चैप्टर्स हैं, 50 लेक्चर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ लगभग 1.5 लेक्चर में एक चैप्टर निपटना है। इसका मतलब है हर दूसरे लेक्चर में चैप्टर निपट रहा। ये मैंने आपको क्या बताया था स्टार्ट में, कंसेप्ट्स की तादाद ज़्यादा है। अच्छा ये देखिए, आपने डर नहीं जाना 31 चैप्टर वाकई एक लगता है जैसे बड़ा चैप्टर है। छोटे छोटे चैप्टर, बड़े चैप्टर्स भी हैं, ज़्यादातर चैप्टर्स क्या है, छोटे छोटे चैप्टर, एक एक लेक्चर में भी निपटने वाले कई चैप्टर्स हैं। लेकिन ऐसे चैप्टर भी हैं कि जो 4-4, 5-5 दिन ले जाते हैं। वो ज़ाहिर बैलेंस होगा, वो मेरी प्लानिंग होगी कि मैंने कौन सा लेक्चर जो है, वो कौन सा चैप्टर कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है। बहरहाल 31 चैप्टर्स। जब आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमने क्लिक किया एक चैप्टर के ऊपर, बड़े वाला चैप्टर देखते, ये ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसमें देखिए ये सब कंसेप्ट है 30.1, 30.2, चैप्टर 30, उसका पहला कंसेप्ट, उसका दूसरा कंसेप्ट, उसका तीसरा। लेफ्ट साइड पे ये कंसेप्ट, राइट साइड पे ये डिस्कशन है कि इस चैप्टर के इस कंसेप्ट में ये डिस्कशन मौजूद है। जिस पे क्लिक करेंगे वो आपको उधर ले जाएगा। जैसे ये मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन, ये आ गया, ये देखो, बस इतनी चीज़, ये ले, ये ख़त्म, ठीक है। वापस आते हैं 30, सर्कमस्टेंसेस, ओहो ये आ गई। इससे आगे करते जाएंगे तो मज़ीद कंसेप्ट्स आते जाएंगे। जैसे ये एरो है ना, क्लिक करें, आपको पता ही होगा, लेकिन ज़ाहिर चीज़ें जो है ना वो एक दफ़ा बताना, फॉर्मली बताना ज़रूरी होती हैं। ये आपको नेक्स्ट कंसेप्ट पे ले जाएगा, ये प्रीवियस कंसेप्ट पे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते जाएं, ठीक है। आगे ये डिस्कशन, इस कंसेप्ट की डिस्कशन। अच्छा ये मैं सारा पढ़ के इसमें से सारे नोट्स बना के इसकी समरी निकाल के आपको नोट्स की शक्ल में दे दूंगा। नोट्स कहाँ से बने होंगे भला, यही से बने होंगे, मैंने कहाँ से घर से थोड़ी लेके आने, इसी में से होंगे समराइज फॉर्म में। क्वेश्चन को सामने रख के क्या क्या चाहिए, किस स्टाइल में पूछता है, उस तरीके से रीस्ट्रक्चर करके आपने सिर्फ ये देखना होगा कि इस नोट्स पढ़ने के बाद क्या स्टडी हब की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है कि नहीं होगी। तो याद रखें, स्टडी हब वाली जो बुक है ना, ये भी बुक है, ये क्या है, बुक है। अब ये इंस्टीट्यूट ने खुद बनाई है, तो बताइए कौन सी वाली आपके लिए बेहतर होगी, जो इंस्टीट्यूट ने खुद बनाई है या जो कि इंस्टीट्यूट के किसी पब्लिशर ने बनाई है। हालांकि कंटेंट तकरीबन वही होता है, ठीक है, लेकिन असल में ना एज टीचर हमें पता है उसने वोकैबुलरी क्या इस्तेमाल की है, उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट होगी, उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट होगी, इसकी वोकैबुलरी कुछ और है, इसकी वोकैबुलरी प्रेफर करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन वही हो, अल्फाज थोड़े से चेंज हो जाए ना, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो, फ़ॉन्ट साइज चेंज हो जाए तो ऐसे लगता है कोई नया क्वेश्चन आ गया है, समझे। तो ये चीज़, तो इसीलिए एग्जैक्टली अगर आप रखना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम के साथ कंपैटिबल, तो स्टडी हब को आपने प्रेफर करना है,
ठीक है। इसमें क्वेश्चन वगैरह भी सारे निकाल के आपको नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, यानी आपके नोट्स में इंशाल्लाह सारी चीज़ मौजूद होगी। आपने इसको पढ़ना जरूर है, लेकिन इस क्रॉस चेक करने के पर्पज से कि सर ने सारी चीज़ें पढ़ाई है, कोई डंडी तो नहीं मारी, कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी, वरना आप सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। फिर आपको पता है क्विज़ भी हैं, प्रैक्टिस भी है, ये क्विज़ हैं सारे। फिर इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्विज़ है वो MCQs टाइप, प्रैक्टिस जो है ये उसमें हमारे क्वेश्चन होते हैं लेंथी, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टार्ट प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन है कि बड़ा क्वेश्चन, केस स्टडी स्टाइल भी क्वेश्चन है। तो ये है जी हमारा स्टडी मटेरियल, क्लियर। इसमें से अब ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में प्लान की थी, डिस्कस हो गई। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिए। सर आपकी सीए वाली क्लास में कितना बच्चा होता है, इधर क्यों नहीं आ रहे? सी वाली क्लास में कितना बच्चा होता है? सी वाली क्लास में भरी होती है, उसमें तो जगह नहीं मिलती। इधर बच्चा असल में मैंने पढ़ाना ही अब स्टार्ट किया है। पिछला सेशन मेरा पहला था और ये मेरा दूसरा सेशन है। ठीक है। इस CCA में थोड़ा आपको पता है, जब नहीं होते हैं, फील्ड एंट्री होती है, उसमें अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता, और थोड़ा सा मेरी खुद भी ये इंटेंशन है कि मैं स्टार्ट करूँ ना स्टेप बाय स्टेप हो, यानी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ जाए। शुरू वाले स्टूडेंट बड़े अहम होते हैं, तो उन लोगों को मैं इंडिविजुअल टेंशन देना चाहता हूँ, मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ। हालांकि कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो कंसेप्ट तो इसका मैंने बताया ईजी है, ये क्या वो जो AAA वाले कंसेप्ट हैं वो नहीं है, लेकिन असल चीज़ होती है कि बच्चे को समझना कि हमारे पास जो इसी में बच्चा आता है उसकी साइकी क्या होती है, वो क्या चाहता है। ठीक है। जैसे पिछले सेशन में जो मैंने चीज़ मेजर सीखी है वो ये कि जो ACCA का बच्चा होता है ये थोड़ा सा कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा होता है। जैसा फ़र्क होता है मैट्रिक लेवल के बच्चे में और O लेवल के बच्चे में फ़र्क होता है। मैट्रिक लेवल का बच्चा, मतलब CA का बच्चा कहता है सर हमें बता दिए कहाँ से लेके कहाँ तक ये चीज़ें याद करनी, हम याद कर लेंगे। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वो ज़्यादा, सारे ऐसे नहीं होते बच्चे, लेकिन ऐसा कुछ होते हैं। इस CCA का बच्चा थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड चल रहा होता है। ठीक है। उसको फिर उस तरीके से समझाना होता है, एग्जाम्पल्स उस तरीके से चेंज करनी होती है, तो ये होते हैं। ठीक है। बहरहाल कोई और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, अभी वैसे हमारा टाइम है बाकी, तो ऐसा करते हैं कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट शेयर कर ही लेते हैं, टाइम है। जल्दी छुट्टी करने से अच्छा है कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर लें। ऑडिट का स्टार्ट, ओरिजिन, स्टार्ट कैसे हुआ? ऑडिट प्रोफेशन दुनिया में आया कैसे? क्या ये दुनिया में आगाज से ही था? फिजिक्स दुनिया के आगाज से थी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे जिंदगी का आगाज हुआ बायोलॉजी का आगाज हो गया। ऑडिट के साथ ऐसा नहीं है। आज से 150-200 साल पहले ऑडिट नहीं हुआ करता था, मतलब इतना प्रॉपर नहीं होता था, इनफॉर्मली कहीं पे, जैसे मैंने बताया कोई प्रैक्टिस होती हो तो होती हो। 150 साल पहले ऐसा क्या वाकया हुआ? 150 साल पहले एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ जिसे कहते हैं कंपनी। अच्छा, कंपनी जो है वो कैसे दूसरे, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी कैसे डिफरेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से, तो आप बहुत से फीचर्स बताएंगे। एक फीचर जो सबसे बड़ा वो ये कि जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर्स होते हैं, वो कुछ और लोग होते हैं, और जो ऑपरेट करने वाले होते हैं जिन्हें हम मैनेजर्स भी कह सकते हैं, डायरेक्टर, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में डायरेक्टर्स भी कहते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली देखें, हम घर के करीब जाते हैं, वो जो भी किराने वाली दुकान है, कोई डिपार्टमेंट है, दूसरे, वहाँ पे देखते हैं जो ओनर है वही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, खुद भी वही बैठा हुआ है। लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे जो ओनर, जिसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं, कंपनी फॉर्म में, ओनर तो जेनेरिक टर्म है ना, शेयर होल्डर कॉर्पोरेट लेवल के टर्म, ये डिफरेंट होते हैं, ये और लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाना जो है ना, ये सिर्फ पैसे से नहीं चलते, इसके लिए स्किल चाहिए होती है। आप घर के करीब कोई स्टोर खोलना चाहते हो, उसके लिए ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, कोई भी वो स्किल हासिल कर सकता है शॉर्ट टाइम में। लेकिन इसके लिए अगर आपने एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास पैसे हैं, जहाज तो खरीद सकते हैं, उड़ा नहीं सकते आप। उड़ाने के लिए आपको
एक्सपर्ट लोगों को, इनके पास टेक्निकल नॉलेज स्किल होती है। एग्री करते हैं? अच्छा हुआ क्या, जब ये शेयर होल्डर जो कि कंपनी को ओन करते हैं, जो बिजनेस को ओन करते हैं, इन्होंने बिजनेस को ओन किया, पैसे इकट्ठे किए, इनके पास पैसे बहुत होते हैं, स्किल नहीं होती, टेक्निकल लोग नहीं होते। और ये लोग, इनके पास टेक्निकल स्किल्स होती है, पैसा नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, एसेट खरीदे, सारे जहाज खरीद लिए, हेल्थ साइड पे, मेडिकल साइड पे बिजनेस करना चाहते हैं, हॉस्पिटल बना लिया, मशीनरी मंगवा ली जापान से, इंग्लैंड से, लेकिन एक भी मरीज का ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन करने के लिए कौन आएगा? तो ये है ओनर, पैसे वाले लोग, ये है स्किल वाले लोग। अब इन लोगों ने इनको हायर किया, एयरलाइन है तो इनके हवाले कर दी सारी एयरलाइन, भैया ये सारी एयरलाइन, ये हमारे बैंक में पैसे हैं, ये एसेट है। हॉस्पिटल है तो सारी की सारी बिल्डिंग इनके हवाले की, सारी मशीनरी इनके हवाले की, और कहा आप चलाए लेके, और हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे। लेकिन इन्होंने कहा, शेयर होल्डर ने मैनेजर्स को कहा, ऐसा है हम आपके काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, हम आपको सारा आपके हवाले करके भी जा रहे हैं, साल बाद आएंगे, साल बाद आपने जो कुछ किया होगा वो आप हमें लिख के हमारे सामने रख दीजिएगा, प्रेजेंट कर दीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम देखेंगे उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, उसके हिसाब से फैसला करेंगे आगे क्या करना है। इन्होंने कहा ठीक है। अब क्या है, स्टार्ट में सारे इनके पास चीजें आ गई, एंड में क्या करना है, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को देना। ठीक है, अब यहां पे चीज ध्यान में रखिएगा, शेयर होल्डर्स चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनको मिले, कौन सी? ट्रू एंड फेयर व्यू वाली। कौन सी मिले? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है कि जो जैसा है वैसा ही पता चले। अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो पता चले प्रॉफिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखे, बिजनेस लॉस में है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखा हो, लॉस है। मैनेजर ये चाहते हैं, मैनेजर भी सियाने अकलमंद है, ये चाहते हैं इनकी परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू मिले। इनको पता है भैया अगर लॉस हमने शो करवा दिया ना, नौकरी खतरे में, और अगर प्रॉफिट शो करवा दिया बोनस मिलेगा, तरक्की मिलेगी, नौकरी पक्की। तो बताइए शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। मैनेजर या डायरेक्टर क्या चाहते हैं? इसको बोलते हैं कंफ्लिक्ट। इनमें दोनों में क्या आ गया? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब मैनेजर जो थे ना, इन्होंने क्या, इन्होंने कहा यार शेयर होल्डर पढ़े लिखे तो है नहीं, पैसा आ गया, इनको नहीं पता इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं, रीवैल्यूएशन किसे कहते हैं, एनआरवी किसे कहते हैं, डेफर्ड टैक्स किसे कहते हैं, IFRS 15 इन्होंने कोई नहीं पढ़ा हुआ, 36, 38 कोई नहीं पढ़ा हुआ। हम ऐसा करते हैं, एक्चुअली बिजनेस में जो भी तबाही फिरी हुई है, लेकिन इन्होंने आके तहखाने में थोड़ी देखना जाके कि कौन सा माल कितने अरसे से नहीं बिका हुआ, कौन सा खराब है। इन्होंने तो सिर्फ ऑफिस में बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है। ऐसा करते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेर फेर कर देते। ठीक है जी, इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेर फेर कर दिया। यहां पे रुक के मुझे बताइए कैसे हेर फेर किया होगा डायरेक्टर्स ने? हाँ जी, हाँ शायद प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया होगा। सुभान अल्लाह, क्या लफ्ज बोल दिया आपने, क्या किया होगा? प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर दिया। कैसे किया होगा प्रॉफिट को ओवरस्टेट? प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया होगा, एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट किया होगा, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट किया होगा। क्या किया होगा? एसेट्स और इनकम को ओवरस्टेट किया होगा, अच्छी अच्छी चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, और लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी। आपके ख्याल में क्या शेयर होल्डर इस काबिल हैं किस तरह की 2 नंबरी पकड़ सके? नहीं हुआ। साल तक इनके साथ फ्रॉड होता रहा इस तरह। अब आप बताइए, आप शेयर होल्डर्स आपके पास पहुंच कहने लगे कि मशवरा तो दो, हमें कोई गड़बड़ लग रही है, मशवरा दो, क्या करें? क्या मशवरा देंगे आप? आपने मशवरा दिया, हाँ जी, आपने मशवरा दिया, आपने कहा भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दे रहे हैं ना, जिन्हें हेर फेर है, यहां से ऑडिट प्रोफेशन इजाद हुआ। कैसे? आपने कहा आप चेक नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, ऐसा करें कि कोई ऐसे थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर ले। किसको? थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर ले
जो मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले खुद चेक करे और फिर आपको रिपोर्ट दे क्या कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत, और अगर गलत है तो इनमें क्या प्रॉब्लम है। इस सुपरमैन को क्या कहते हैं भला? ऑडिटर। ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है और फिर एक रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर्स को देता है जिसमें लिखा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत, और गलत है तो क्या गलती है। इसे ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। इस बंदे को क्या कहते हैं? ऑडिटर। और इसको क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। तो मुझे बताइए आपके सामने कौन सी ऑप्शन बेहतर है? ऑप्शन ए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बगैर वेरिफिकेशन के शेयर होल्डर के पास जाएं, या ऑप्शन बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के बाद? ऑप्शन बी। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनका ऑडिट हुआ होता है। ठीक है जी। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, ओरिजिन, स्टार्ट, ऑडिट शुरू कैसे हुआ। ठीक है। हाँ, ऑडिट बाय। अब आहिस्ता आहिस्ता ऑडिटर की इतनी मशहूरी होना शुरू हुई, शेयर होल्डर तो बड़े खुश ऑडिटर से। अब ऑडिटर ने इस आने के बाद जब ये काम किया ना, ऑडिटर ने दुनिया में एक अपना दोस्त पैदा किया, एक दुश्मन। दोस्त कौन बना ऑडिटर का? शेयर होल्डर। बड़े खुश, कहने लगे ये तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पहले पता हमें पता ही नहीं चलता था क्या करें, अब तो गड़बड़ करते हैं फौरन पता चल जाता है। और दुश्मन कौन सा पैदा किया? ये खुश नहीं है इनसे। ठीक है, इनको डर लग रहा है कि भाई हमारी 2 नंबरियां पकड़ी जा रही है सोचे। लेकिन बहरहाल चूंकि हम जो जाहिर है शेयर ओवरऑल देखें हमारा रोल है तो पॉजिटिव है कि हम फाइनेंशियल में जो एक गलत चीज जो हो रही है उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए शेयर होल्डर ने बड़ी तारीफ है। इन्होंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने उसके दोस्तों को बताया। आहिस्ता आहिस्ता इतना ये इसका करैक्टर जो है लोगों ने ग्लोरीफाई किया, इतना इसकी अहमियत बढ़ी कि अब ज्यादातर कंट्रीज में ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है ऑडिट करना। पाकिस्तान में भी, यूके में भी, यूएसए में भी, सारे कंट्रीज में बड़ी कंपनी, हर कंपनी के लिए, हर बिजनेस के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है। जो ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। लेकिन याद रखें कि दुनिया में कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जिनके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल वो ऑडिट करवाते हैं। क्यों भला? हाँ, अपने फायदों के लिए। वो फायदे क्या है वो हम स्टडी करेंगे आगे। क्लियर होगी ये बात? शाबाश। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? जो रिक्वायर्ड वाला हो। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है? नॉट रिक्वायर्ड वाला हो। लेकिन दुनिया में अगर ऑडिट रिक्वायर्ड वाला नहीं भी है ना, फिर भी कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं, उसके अपने एडवांटेजेस। डन? चलिए, अगर बात समझ आ गई तो एंड पे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं ताकि मुझे पता चले कंसेप्ट बिल्ड हो गया और कल को मैंने यहां से कंसेप्ट को आगे लेके चलना है। पहला सवाल मेरा, ऑडिट है, ऑडिट इंगेजमेंट या ऑडिट प्रोजेक्ट जो है इसको हम कहते हैं यह है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला सवाल मेरा, इस ऑडिट इंगेजमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? 3। कौन कौन से? शेयर होल्डर हो गया, दूसरा मैनेजमेंट हो गया, तीसरा ऑडिटर। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, जो ट्रू एंड फेयर भी वाली। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, सही वाली। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसे वेरीफाई करना। शाबाश, बेहतरीन 2 सवाल। तीसरा सवाल, मैनेजमेंट का कौन पॉइंट करता है? ऑडिटर का कौन पॉइंट करता है? शेयर होल्डर। आखिरी सवाल, अब छोटी सी केस स्टडी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूं, आपने बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। मेरा ये ख्याल है कि ऑडिटर को मैनेजमेंट का दोस्त होना चाहिए, क्योंकि उनका दोस्त होगा तो मैनेजमेंट ने जो गड़बड़ की होगी उसको आसानी से बता देंगे। ऐसा है क्या? उसके साथ मिलकर और गड़बड़ करेंगे। उसके साथ मिलकर और गड़बड़ करेंगे। इसीलिए हमारा एक अहम रूल होता है जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज शेयर होल्डर।
ऑडिटर को मैनेजमेंट से क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्योंकि अगर इसका रिलेटेड होगा तो मैनेजमेंट के साथ मिलकर शेयर होल्डर से फ्रॉड करेगा। ऑडिटर को शेयर होल्डर से क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्योंकि अगर इसका नहीं होगा तो इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर सकता है। इसीलिए रूल क्या है, ये लिख ले, बहुत अहम रूल है, इसको भी लिखें। ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज शेयर होल्डर्स। गवर्नमेंट का क्या टैक्स, प्रॉफिट कम टैक्स कम, आ गया क्या नहीं? और भी बड़ी गेम्स होती हैं। अभी तो चूंकि आपको छोटी छोटी बेसिक एग्जांपल से कंसेप्ट समझाने से मैं ज्यादा डिटेल एग्जांपल नहीं दे रहा, लेकिन टैक्स वाली एग्जांपल से बात समझ आ गई ना कुछ कि कैसे फ्रॉड कर सकते हैं। ये है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी कल यहाँ से कंसेप्ट उठाने हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आपको चीज़ें समझ आ रही है? कोई टीचिंग स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत हो तो बताएं, कि कोई स्पीड ज़्यादा है, एग्जांपल्स कम हैं, या कुछ और इस तरह की चीज़। तो आपको पता होगा कि स्पीड हाँ, में लेके चलना। वो अपनी तरफ से सारी चीज़ें फिट करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका फीडबैक साथ साथ आते रहना चाहिए। आपको कहीं भी महसूस हो कि किसी किस्म का कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो डिस्कस कर लीजिएगा। मेरे ऊपर मानना लाजमी नहीं है, क्योंकि वो मैंने देखना ना, बाज़ औक़ात बच्चे को खुद नहीं पता होता उसके लिए क्या बेहतर है, तो ज़ाहिर है उस्ताद को पता होता है या बड़ों को पता होता है। लेकिन फिर भी फीडबैक आपका मिलता रहेगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ मैं अगर करवा रहा हूँ तो क्यों करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा तो क्यों नहीं करवा रहा। ठीक है, फीडबैक देते रहिए। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।